अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं ओप्पो F7 का, जो कि ओप्पो की सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डिवाइस है। मैं आपको बताता चलूँ, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप देख सकते हैं बड़े मज़े का कलर है इसका। वैसे 3 कलर्स में अवेलेबल है मार्केट में, रेड, ब्लैक और सिल्वर। और मेरे पास जो अभी डिवाइस है सिल्वर कलर में है और तीनों कलर्स मैंने देखे हैं, काफ़ी शाइनी सी लुक है। और आप देख सकते हैं स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि स्टाइल कॉन्शियस लोग हैं या तो कई ऐसी डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हो और यूनिक हो, तो उनको मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा क्योंकि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस बहुत अच्छी है। तो फिर सबसे पहले अगर इस डिवाइस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रो मुझे इस डिवाइस का यही लगा है कि आप भी देख सकते हैं फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ आपको डिवाइस मिल रही है और 6.23 का डिस्प्ले है इसका। वीवो से स्लाइटली छोटा है लेकिन थोड़ा सा ही बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, लेकिन आपको दोनों डिवाइसेस ये फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ मिल रही है। और आप देख सकते हैं बेजल साइज़ ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आईफोन X वाली लुक आती है इस डिवाइस में। और फिर फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ साथ ये डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर आपको रेजोल्यूशन फुल HD का मिल रहा है, यानी कि 1080x2280 का रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको कलर्स भी इवन मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और आपको रेजोल्यूशन शार्प नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइब्रेंट कलर्स नज़र आएंगे। और स्पेशली अगर आप इसके अंदर VR कंटेंट यूज़ अगर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जायरोस्कोप का सेंसर भी आपको मिल रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और क्योंकि डिवाइस आपको 2 वेरिएंट्स में मिल रही है, उन दोनों वेरिएंट्स में आपको स्टोरेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि एक डिवाइस में आपको 4 GB की रैम के साथ 64 GB की रोम मिल रही है, जबकि दूसरे वेरिएंट में आपको 128 GB की रोम मिल रही है, जबकि 6 GB की रैम मिल रही है। और अभी मेरे पास जो वेरिएंट मौजूद है इसके अंदर आपको 4 GB की रैम और 64 GB की रोम मिल रही है, और इसके अंदर बल्कि एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन भी आपके पास डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट अवेलेबल है। तो अगर आपके पास इवन कोई कार्ड भी अवेलेबल है तो उसके थ्रू आप इसकी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं मजीद अप टू 256 GB तक। तो आई थिंक स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और हाँ, क्योंकि इस डिवाइस का डिस्प्ले आप देख सकते हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा विविड और शार्प कलर्स हैं और फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ बल्कि आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और VR कंटेंट भी अगर आप इसके अंदर देखेंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देख सकते हैं इवन आजकल काफ़ी ज़्यादा गेम लोग PUBG गेम काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, जो कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। उसमें काफ़ी कम डिवाइसेस मैंने देखे हैं जिनके अंदर बिल्कुल आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलती है, जिनमें से ये डिवाइस एक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ परफॉर्मेंस है, आप बिल्कुल लैग के बगैर ये गेम इजीली खेल सकते हैं इस डिवाइस में। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इवन जायरोस्कोप का सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है इस डिवाइस में, तो काफ़ी स्मूथ है उसकी परफॉर्मेंस भी। VR में आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। और इस डिवाइस में क्योंकि ड्यूल कैमरा नहीं अवेलेबल, तो बाकी डिवाइसेस में जिनमें ड्यूल कैमराज अवेलेबल होता है उनमें स्पेशली आपको बुके इफेक्ट मिल जाता है, यानी कि वाइड अपर्चर, जिनके थ्रू आप अपनी बैकग्राउंड इमेजेस का ब्लर कर सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस में भी ऑल्दो बुके इफेक्ट का फीचर तो अवेलेबल है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कोई एफिशिएंट नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से आप बैकग्राउंड को वो ब्लरी इफेक्ट ला सकते हैं। तो आई थिंक अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अगर आप कोई कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं जिनके थ्रू आपको DSLR टाइप इमेजेस का इफेक्ट नज़र आए, तब आपको आई थिंक Vivo V9 ज़्यादा बेटर सूट करेगी। और इसके अंदर क्योंकि आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी नहीं मिल रहा, तो इस डिवाइस में आप सिर्फ 1080p तक की वीडियोस ही शूट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर 1080p तक की वीडियोस ही शूट कर सकते हैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस डिवाइस में आपको एटलीस्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर मिल जाए, लेकिन वो भी इस डिवाइस में अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। और फिर एक और बात जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लैग करती हुई इस डिवाइस में नजर आई, जो कि इस डिवाइस का एक सबसे बड़ा कॉन है, जो कि अगर कंपेयर किया जाए Vivo V9 के अंदर आपको एड्रीनो का GPU मिल रहा था, जबकि कॉलकॉम का इसके अंदर चिपसेट अवेलेबल था। लेकिन अगर इस डिवाइस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस में MediaTek का चिपसेट अवेलेबल है अलॉन्ग विद Mali का GPU। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस तो नहीं फील हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं इवन ग्राफिक की परफॉर्मेंस, GPU के परफॉर्मेंस भी इसके अंदर अच्छी रही, तकरीबन बराबर थी इन दोनों की। लेकिन स्टिल क्योंकि एड्रीनो के GPU ज़्यादा बेटर होते हैं और चिपसेट भी कॉलकॉम का बेटर होता है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आई थिंक ये डिवाइस उससे नीचे रेट करूँगा मैं इसे। तो व्यूअर्स, अगर इस डिवाइस की डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस की बैक पर इसका कैमरा और इसकी फ्लैश लाइट अवेलेबल है, और डिज़ाइन इसका तकरीबन बाकी सारी ओप्पो के डिवाइसेस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और इसका फिंगरप्रिंट का सेंसर भी आपको इस डिवाइस की बैक पर ही मिल रहा है, जबकि अगर आप इसकी राइट साइड पर देखेंगे तो आपको इसकी पावर की और इसके ऊपर इसके स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से
ड्यूल नैनो सिम की स्लॉट है और एक डेडिकेटेड स्लॉट है SD कार्ड के लिए, जबकि टॉप पर आपको इसका एक एक्सटर्नल एक सेकेंडरी माइक मिल रहा है और आपको लेफ़्ट साइड पर इसकी वॉल्यूम कीज़ मिल रही हैं। जबकि अगर आप इसकी बॉटम में देखेंगे तो आपको इसके स्पीकर्स, इसकी माइक्रो USB की पोर्ट और एक इसका प्राइमरी माइक और अलॉन्ग विद इसका 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल रहा है। और हाँ फ्रंट तो आप देख सकते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा मज़े का है, तकरीबन आपको बिल्कुल पूरा डिस्प्ले ही मिल रहा है, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी जगह है जो कि इसका बेजल साइज़ है, जिसके अंदर आपको इसकी लाइट का सेंसर मिल रहा है और कैमरा अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, अगर इसके स्पेक्स की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में भी एक अच्छी बात यह है कि आपको लेटेस्ट वेरिएंट मिल रहा है एंड्रॉइड का, यानी कि एंड्रॉइड ओरियो आपको इस डिवाइस में मिल रहा है 8.1 और चिपसेट इसके अंदर लेकिन मीडियाटेक का आपको मिल रहा है मीडियाटेक 6771 का अलॉन्ग विद द GPU माली का G72। हाँ, लेकिन माली का GPU तो अवेलेबल है, लेकिन मुझे ऐसे परफॉर्मेंस इशूज़ गेमिंग में भी नहीं फील हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं गेमिंग का एक्सपीरियंस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा। रेजोल्यूशन इसके अंदर आपको 1080x2280 का मिल रहा है, जबकि स्टोरेज इसके अंदर आपको 64 GB की रोम मिल रही है, जबकि 4 GB की रैम। तो इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग भी काफ़ी ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। और फिर अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो इसका फ्रंट कैमरा तो 25 मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन बैक कैमरा में वही बात आ जाती है कि मैं ड्यूल कैमरा एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर 1080p की अवेलेबल है, आप इसके अंदर 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक शूट कर सकते हैं। और पिक्चर क्वालिटी लेकिन ठीक है, लेकिन वो जो बूके इफेक्ट का फ़िल्टर जो V9 में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके थ्रू जो ब्लरीनेस आपका बैकग्राउंड में आती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं इसके अंदर आएगी। और इसका बूके इफेक्ट भी मुझे कोई इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं नज़र आया Vivo V9 के सामने। हाँ, लेकिन कलर्स इसके कैमरा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और रेजोल्यूशन भी इसका अच्छा है। और फिर अगर बैटरी की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको 3400 mAh की बैटरी मिल रही है और बैटरी टाइमिंग भी मुझे इसकी अच्छी लगी है, क्योंकि आप इसके अंदर तकरीबन मल्टीटास्किंग करते हुए आप इसके अंदर इवन गेमिंग भी करेंगे कैमरा यूजेज के साथ, आपकी तकरीबन ये डिवाइस पूरा दिन इजीली आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे इसके अंदर एक छोटा सा कॉन ये फील हुआ है कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं मिल रहा, जो कि आपको इवन कुछ वेबसाइट्स पर गलत गाइड किया गया कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का फीचर भी अवेलेबल है, लेकिन ख़ुद मैंने इसे चार्ज करके देखा है तो तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे इजीली लग जाते हैं इसको फुली 100% चार्ज होने में, क्योंकि फास्ट चार्जिंग होती तो तकरीबन आपका मोबाइल 1 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाता है, लेकिन ये डिवाइस आपकी तकरीबन 2 आवर 30 मिनट्स के अंदर फुली चार्ज होगी 100%। हाँ, लेकिन सेंसर्स इसके मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसके अंदर तकरीबन सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, बल्कि इसके अंदर जायरोस्कोप का सेंसर मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नज़र आया। तो इसके अंदर मतलब ये कि VR की परफॉर्मेंस इसके अंदर काफ़ी अच्छी रहेगी। वेल व्यूअर्स, ये था Oppo F7 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सभी कुछ पता चल गया होगा इस डिवाइस के बारे में। और अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस इस डिवाइस का शेयर करूं तो हाँ, डिवाइस मुझे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश डिवाइस है, लेकिन ऑनेस्टली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। स्पेशली बैक कैमरा से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आजकल बाकी डिवाइसेस आपको तकरीबन ड्यूल कैमरास के साथ मिल जाती हैं, तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ी बहुत लैग करती हुई नज़र आई। और व्यूअर्स, इसी तरह अगर फ्रंट कैमरे में भी देखा जाए तो ऑनेस्टली मुझे Vivo V9 से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो उसका फ्रंट कैमरा थोड़ा सा बेहतर लगा, स्पेशली लो लाइट कंडीशंस में, क्योंकि ऑल्दो ये सेल्फी एक्सपर्ट कहा जाता है, लेकिन डे लाइट में तो ठीक है, लेकिन जब लो लाइट की बात की जाए तो इसके अंदर मुझे थोड़े से ग्रेन्स फील हुए, नॉइज़ फील हुई। तो आई थिंक कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डिवाइस मैं रिकमेंड करूँगा तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर Vivo V9। लेकिन अगर स्टाइल और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आप बहुत ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश डिवाइस परचेज करना चाहते हैं, तब आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस डिवाइस। तो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।